नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसी चल रही है आपकी दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी। आपकी तैयारी कैसी भी हो, पर एसएससी ने आपका पेपर लेने की तैयारी पूरी कर ली है। और एसएससी ने ठेका दे दिया है एडीक्यूटी को पेपर करवाने का। और पेपर में क्वेश्चन सेट करेगा एआई। एआई बड़ा मतवाला है, बहुत मस्त है, अभी ट्रेन हो रहा है। चाहे एआई पेपर बनाए चाहे कोई भी पेपर बनाए, ये हमारी गारंटी है कि पेपर एसएससी करवाएगा, सवाल हमारे आएंगे। ठीक है, तो जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, चुपचाप आप इनको शांति से करते रहिए। अगर अभी आपके 15 में से 7-8 सवाल भी ठीक हो रहे हैं, अगर आप एंड तक लगाते रहो एग्जाम तक की प्रैक्टिस सेट, तो आपके आराम से 14-15 सवाल ठीक होने लगेंगे। कि इतने मुश्किल सवाल ना आपके पेपर में आएंगे, ना मैं इतने टफ सवाल करा रहा हूं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। प्रैक्टिस ही एकमात्र जरिया है फुल स्कोर करने का। फॉर्मूला रट लेने से, बैच पढ़ लेने से, सिलेबस पूरा करने से कुछ नहीं होता। वो दुनिया में लाखों बच्चों ने कर रखा है, नौकरी हजारों की लगती है जो प्रैक्टिस को हथियार बनाते हैं। ठीक है जी, प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा टूल है। तो देखिए, मैं आपको 7 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, ये 8वां प्रैक्टिस सेट आज हम करेंगे। ठीक है जी, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर, तो भैया आपको यहां पर ये सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। देखिए, सारे प्रैक्टिस सेट हैं, देख लेना इनको जिसने पूरे पूरे पुराने नहीं देखे हैं। अच्छा, इसके बाद मैं दिल्ली पुलिस के लिए भोकाल सीरीज भी चला रहा हूं, शॉर्ट्स में, है ना। डेली हम एक क्वेश्चन की शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, काफी सारे बच्चे इसको डेली देखते हैं, तो आप इसको भी फॉलो करना। बाद में इसको कंपाइल करके सिंगल वीडियो भी बना देंगे। अच्छा, टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर दिल्ली पुलिस के प्रीवियसर के मॉक टेस्ट फ्री हैं। आप यहां पे जाओगे दिल्ली पुलिस वाली कैटेगरी में, तो देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सारे प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री हैं, हेड कांस्टेबल के फ्री हैं, सीपीओ के टेस्ट की भी फ्री हैं। अगर आप सीपीओ का पेपर दोगे मेरे भाई, तो एसएससी सीपीओ के देखो कितने प्रीवियस ईयर के 43 पेपर फ्री हैं 2019 से लेके 24 तक। और फिर इनको सेक्शनल वाइज भी हमने डाला हुआ है, कहीं नहीं मिलेंगे आपको, बिल्कुल मेरे प्यारे भी एज इट इज। और ये लेटेस्ट जो है इंटरफेस पर है, जो भी नया इंटरफेस पे जो आपका पेपर होगा, है ना। और सीपीओ के मेंस के टीयर 2 के टेस्ट भी यहां पर हमने फ्री डाले हुए हैं। ठीक है, टीयर 1 के भी हैं और टीयर 2 के भी हैं इंग्लिश के। ठीक है, ये देखो, आप यहां से मॉक टेस्ट जरूर लगाया करो डेली मेरे भाई। ठीक है, चलो शुरू करें। चलो, तो आज की क्लास का हम पहला सवाल लेंगे प्रैक्टिस सेट 8 का पहला क्वेश्चन। सवाल कह रहा है कि 30 पुरुष किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 45 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक पुरुषों की संख्या कितनी होगी। देखो, काम होता क्या है, मैन गुणा डेज, तो M1D1 बराबर M2D2। बहुत बेसिक सवाल है। 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। सेम इसी काम को पूरा करने के लिए कितने लोग चाहिए, 45 दिन में अगर पूरा करना है, तो इक्वल कर दिया। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 से 24 चला गया बच्चों 8 बार, कि 2 अट्ठे 16 आदमी चाहिए। सवाल का आंसर आ गया पहला ऑप्शन। आगे चलो बच्चों, 3 संख्याओं का रेशियो 5-3-2 है। ठीक है, इन संख्याओं का एलसीएम 3870 है। संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। भाई, हमने मान लिया कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ एच है, मैंने एचसीएफ एच मान लिया। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। हमें जो है क्या दिया, हमें तीनों संख्याओं का रेशियो दिया है 5-3-2। तो आप मुझे बताओ संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा। देखो, एलसीएम के अंदर एचसीएफ तो आएगा ही आएगा। संख्याओं का रेशियो 5-3-2 है, तो आप 5-3-2 का एलसीएम ले लिए। 5 तिया 15 दूनी 30, यानी कि संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा 30H। और ये किसके बराबर दिया है एलसीएम, 3870 के बराबर आपको दिया है। ठीक है, 3870, 0 से 0 कट जाएगा, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 129, 129। तीनों संख्याओं का एचसीएफ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से सी वाला सही है। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 3। क्या कह रहा है सवाल, सवाल है किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 700 है, एमआरपी 1120 है। अगर सेलर मार्क प्राइस पर 35% डिस्काउंट देता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। ये सब लेटेस्ट ही प्रीवियस ईयर के सवाल है, अलग अलग एग्जाम के, जो आप खुद तो ढूंढ के कर नहीं सकते भाई, क्योंकि उसमें समय बहुत लगेगा। ठीक है, आप कितना मोबाइल में पीडीएफ खोल के सवाल छांटोगे। मैं आपको करा रहा हूं, तो मैं आपका काम बहुत आसान कर रहा हूं, और किसी बैच में भी नहीं मिलेंगे आपको जो मैं करा रहा हूं भाई। किसी आर्टिकल का कॉस्ट, क्योंकि कोई इतना अपडेटेड है ही नहीं,
ये आईबी के पेपर का सवाल है, लेटेस्ट सिक्योरिटी असिस्टेंट का 10th लेवल का पेपर हुआ था। मैं आपको इसके बड़े सवाल करा दे रहा हूं, कितनी अच्छी बात है। किसी आर्टिकल का सीपीएस 700, एमआरपी मार्क्ड प्राइस कितना 1120, सेलर मार्क प्राइस पर 35% डिस्काउंट देता है। देखो सीपी 700 है, मार्क प्राइस कितना है 1120, क्लियर। आप बोलोगे हाँ सर। अब सेलर क्या है, इस पे 35% डिस्काउंट देता है। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5% 1/20, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20, यही बात है। मान लो अगर कोई सेलर 35% डिस्काउंट देगा, 35% की फ्रैक्शन 7/20 डिस्काउंट देगा, 20 के सामान पे 7 का डिस्काउंट देगा, तो 20 का सामान कितने में बिकेगा, 13 में। तो ये क्या आ जाएगा, वस्तु का सेलिंग प्राइस आ जाएगा ना, 1120 मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस पे 7/20 डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में, मार्क प्राइस के 13/20 में। लाभ कितना होगा, लाभ मतलब सीपी से एसपी का रेशियो, आप इनका रेशियो ले लीजिए प्यारे बच्चों, है ना। यहां से ये जो है 0 तो आपका कट ही जाएगा और 2 से चला जाएगा 112, ये 56 बार। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। फिर उसके बाद किससे, 14 से, 14 पंजे 70, या 7 से काटते हैं मेरे भाई, 7 से काटेंगे 700 बार, और 7 से काटेंगे 56 जो है मेरे भाई आपका 8 बार। तो 100 रेशियो कितना आ गया, 13 8 104 आ गया। अल्टीमेटली 100 का सामान 104 में बिका। अगर 100 का सामान 104 में बिका तो आपको 4% का फायदा हुआ। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट हो गया जी। आगे चलते हैं, सवाल नंबर स्टूडेंट 4। दो ट्रेन 295 मीटर और 310 मीटर लंबाई की हैं रेस्पेक्टिवली, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। वन एट ए स्पीड ऑफ 94 किलोमीटर पर आवर, अदर एट 86 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितने समय में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी फ्रॉम द मोमेंट दे मीट, मिलने के बाद ये दोनों मिलने के बाद एक दूसरे क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। देखो टाइम बराबर होता है, अगर दो ट्रेन चल रही हैं एक दूसरे की ओर, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। जब भी दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे कितनी डिस्टेंस जाएंगी, दोनों की लंबाई का सम, L1 प्लस L2। पहली ट्रेन की लंबाई 295 है, दूसरी ट्रेन की लंबाई 310 मीटर है, बटे रिलेटिव स्पीड। ये ध्यान रखिएगा कि अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड होगी S1 प्लस S2, यानी कि 94 प्लस 86, ये आ जाएगा रिलेटिव स्पीड। 94 प्लस 86 कितना आ जाएगा, 180 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप लोग 5/18 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि यहां ट्रेन की लंबाई मीटर में है, स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में बदल लिया, तो अब आपका सीधा जो आंसर है टाइम वो सेकंड में आएगा, कि ऑप्शन सेकंड में ही है। ठीक है, तो 18 से आपका 180 चला गया बच्चों 10 बार, तो 295 में जब हम 310 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 310 और 300 610 हो गया, 605, 605 बटे 50। ठीक है जी, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, ये 12.1 सेकेंड हो जाएगा, 12.1 सेकेंड। बात खत्म। ऑप्शन नंबर यहां से पहला वाला करेक्ट है। ठीक है, आगे चलें, कितने इजी सवाल हैं बच्चों। In what ratio must a grocer mix two variety of rice costing 299 and 175 रुपए per kg respectively to get a mixture of rice worth 250 रुपए per kg। देखिए एक पंसारी दो टाइप के चावल को मिलाकर तीसरी वैरायटी का चावल बना रहा है। ऐसे सवालों को हमेशा एलिगेशन से करेंगे। किस रेशियो में दो टाइप के चावल की किस्म को मिलाना चाहिए। पहले चावल का प्राइस क्या है, 299 रुपए पर केजी, दूसरे का कितना 175 रुपए पर केजी। किस रेशियो में इन दोनों को मिलाना चाहिए कि जो मिश्रण बनेगा, मिश्रण का जो प्राइस हो चावल का वो 250 रुपए पर किलोग्राम है। तो प्राइस रुपी पर केजी पे एलिगेशन लगा दीजिए, रुपी पर केजी। तो एलिगेशन लगाने से केजी यानी कि क्वांटिटी का अनुपात आ जाएगा, किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा। अब 250 में से आप लोग 175 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75, और 299 में से 250 घटाएंगे तो आ जाएगा 49। तो 75 रेशियो 49 से आगे तो कटेगा ही नहीं, इसी रेशियो में मिलाना पड़ेगा। बी ऑप्शन आंसर हो गया भाई। आगे ना मजा। सवाल नंबर 6 करो, बताइए बच्चे इस प्यारे से सवाल का क्या आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है जो लेटेस्ट पेपर में अभी आया है।
सवाल यह है, एक सेल के दौरान 30% माल को 40% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, बाकी का 20% सामान 37% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, उसके बाद रिमेनिंग गुड्स को 48% लॉस पर बेचा जाता है। अगर ओवरऑल लॉस यानी कि सारे सामान पर मिलाकर ही अगर लॉस X% का है तो X की वैल्यू क्या है। सवाल इजी है, डेटा भी इजी है। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई आपने टोटल 100 रुपए का सामान खरीदा। मान लीजिए आपने कुल 100 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, ध्यान से सुनेगा। तो 100 का 30% कितना होता है? 100 का 30% होता है 30 रुपए का सामान आपने बेचा 40% के प्रॉफिट पे। प्रॉफिट पॉजिटिव होगा, लॉस नेगेटिव होगा ना। 100 मान के करेंगे, सीधा आंसर परसेंटेज में आएगा। मान लीजिए आपने कुल 100 रुपए का सामान खरीदा, तो 100 का 30% सामान, 30 रुपए का सामान आपने बेचा 40% लाभ पर। फिर रिमेनिंग का 20% शेष का है ना, 20% ऑफ रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड एट 37% प्रॉफिट। 100 में से आपने 30 का सामान बेच दिया तो बचा 70 का। फिर 70 का 20% कितना होता है बच्चों? 70 का 20% होता है 14। ये हो गया ना। 100 में से 30 का सामान बेच दिया, बचा 70 का, रिमेनिंग का 20%, 70 का 20% 14। 14 का ये सामान आपने बेचा बच्चों कितना? 37% प्रॉफिट पर, 37% प्रॉफिट पर। क्लियर है? और उसके बाद बचे सामान को बेचा 48% लॉस पर। कितना सामान बचा? 100 में से 30 और 14, 44 का बिक गया। 100 में से 30 और 14, 44 का बिक गया। तो 100 में से 44 घटाओ, बचा 56। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे यहां सर ये सामान बेचा आपने 48% के लॉस पे। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं, लॉस है इसलिए मैंने माइनस लगाया। पूरे ट्रांजैक्शन में X% का लॉस हुआ, X की वैल्यू क्या है अब निकाल लो मेरे भाई। देखो यहां कितना प्रॉफिट हुआ? 30 का 40%, 30 का 40% यानी कि 12 का प्रॉफिट हुआ। प्लस यहां कितना प्रॉफिट हुआ? 14 का 37%, 14 का 37% कितना आएगा? 14 तिया 42 4.2 और 14 सत्ते 98 0.98, यानी कि आ जाएगा 5.18, 5.18 आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। फिर यहां कितना लॉस हुआ? 56 का 48%। यहां आपको 56 का 48% लॉस हुआ। अब 56 का 48% क्या आएगा? तो 56 की जैसे मुझे 48% में गुणा करने तो मैं ऐसे कर लूंगा 50% माइनस 2%, ये आ गया ना। तो 56 का 50% यानी कि आधा 28 और 56 का 2% यानी कि 1.12। तो 28 में से अगर 1.12 घटाएंगे 28 में से तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? यानी कि 26.88 आ जाएगा। क्लियर है? ये माइनस इतने परसेंट का आपको इतना आपको लॉस हुआ। तो 100 रुपए पे मेरे दोस्तों आपको ओवरऑल इतने परसेंट का ये सॉरी 100 रुपए पे आपको इतने रुपए का मेरे प्यारे भाई लॉस हुआ। 100 रुपए पे जो भी आंसर आएगा वो सीधा किस में आ जाएगा? परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो 12 5 17.18 में से 26.88 जब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? ठीक है, कितना आ जाएगा? तो 26 ये माइनस का 17 करेंगे तो माइनस का 9.7% हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको 9.7% का यानी कि यहां पे डी ऑप्शन करेक्ट है, लॉस हुआ। ठीक है जी, 26 माइनस 17 आपका 9 हो जाएगा। ओके, और 0.88 में से 0.18 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो माइनस 9.7% का आपको ओवरऑल लॉस हुआ। बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा यहां पे एक दो आपको गुणा करनी है और कुछ नहीं। सवाल नंबर 7, द इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट इज 30.4 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। नाव की धारा के विपरीत जो चाल है वो 30.4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपको अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है आगे, एंड 41.6 किलोमीटर पर आवर अलोंग द स्ट्रीम। नाव की धारा के अलोंग जो चाल है, भाई नाव जब धारा की दिशा में चलती है जो नाव की चाल कहलाती है उसे हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड कहते हैं। डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 41.6 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, करंट की स्पीड क्या है? तो करंट की जो स्पीड आ जाएगी, स्ट्रीम की जो स्पीड आएगी वो होगी डी माइनस यू बटे 2। ये सीधा कॉन्सेप्ट होता है, याद कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, तो घटा के केवल आधा करना है। इसमें से आप एक घटाओगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 11.2। 11.2 में को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है।
मजा आया सवाल करके? आगे चलना, सवाल नंबर 8। आज का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट इजी है। एक आदमी अपनी इनकम का 70% स्पेंड करता है, हर महीने 4989 बचत भी करता है ना। ही इज एबल टू सेल 4989 पर मंथ। मंथली एक्सपेंस कितना है? देखो, ये आदमी कमाता है, उसी में से खर्चा भी कर रहे हैं, बचत भी करना, बड़ी टफ जिंदगी है। मान लो अगर कोई आदमी की इनकम 100% है, अगर कोई आदमी 100% कमाता है तो उसमें से वो आदमी बेचारा 70% खर्च करता है। 100% कमाता है तो 70% वो क्या कर रहा है बेचारा? खर्च कर रहा है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। तो बाकी का 100 में से 70 खर्च कर दे तो बाकी का 30% क्या कर रहा है? बचत। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। और यानी कि 30% की वैल्यू सवाल में 4989 दी है, 4989 रुपीज दी है। यही बात है। 100% में से 70% खर्च कर रहा है तो बाकी 30% बचत कर रहा है। और हर महीने बचत कितनी करता है? 4989। 30% का वैल्यू 4989 ने पूछा क्या? खर्चा, मंथली खर्चा पूछा है, यानी कि 70% की वैल्यू पूछी है। तो जो भी आंसर आएगा 7 का मल्टीपल आएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर। तो 30% की वैल्यू ये है 4989। अब यहां पे 3 से काट देते हैं तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई? 3 चिंग 18, 3 चिंग 18, 3 13, 1663 हो जाएगा ये। आप बोलोगे हाँ सर। ये 10% की वैल्यू, 70% की वैल्यू क्या है इसका? 7 गुना। 1663 का 7 गुना आ जाएगा। इतनी लंबी हम गुणा नहीं करेंगे। 3 सत्ते 21, एक आएगा यूनिट, ये आंसर है, कुछ भी नहीं था। आइए सवाल नंबर 9। एक क्लास में 30 स्टूडेंट का एवरेज वेट 0.5 केजी बढ़ जाता है जब 60 किलो वेट वाले स्टूडेंट में से किसी एक को नए स्टूडेंट से बदल दिया जाता है। तो नए स्टूडेंट का वेट क्या होगा? ये रिप्लेसमेंट वाला सवाल है, वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है। मान लो भाई एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में हमने एक बच्चे को हटाया 60 किलो का और उसकी जगह नया बच्चा ले आए। क्लास में 30 बच्चे पढ़ते हैं, एक 60 किलो वेट वाले का बच्चा हटाया और उसकी जगह नया स्टूडेंट आया। नए स्टूडेंट के आने की वजह से स्टूडेंट 30 ही रहेंगे कि हमने एक को हटाया, उसी की जगह दूसरा लाए, नया बच्चा लाए लेकिन एक को हटाकर। समझ में आया? स्टूडेंट अब भी 30 ही रहेंगे। तो 60 किलो वाले बच्चे को हटाया, जब उसकी जगह नया बच्चा लाए तो वेट, एवरेज वजन 0.5 किलो बढ़ गया, यानी कि न्यू स्टूडेंट के आने की वजह से एवरेज बढ़ा है। ठीक है ना? चलो, तो जो हमने स्टूडेंट हटाया उसका वजन 60 किलो था, जब नया स्टूडेंट आया तो एवरेज 0.5 किलो बढ़ गया। कितने स्टूडेंट का? 30 बच्चों का। यानी कि जो नया स्टूडेंट आया होगा वो 60 किलो से मेरे प्यारे भाई ये ज्यादा किलो वजन वाला होगा। अगर हर बच्चे का वजन 0.5 किलो बढ़ा है एवरेज, तो 30 बच्चों का कितना बढ़ा होगा? 0.5 गुणा 30 यानी कि 15। 60 में 15 जोड़ेंगे 75 किलो। तो जो नया स्टूडेंट आया है रिप्लेस करके, उसका वजन है 75 किलो। बस हो गया सॉल्व। कोई आपको यहां पे एक्सपेक्ट मानने की जरूरत नहीं है। आओ अगला सवाल लेंगे, बनाइए। मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके कि आप कितने सवाल सही कर पाते हो, कितने स्कोर करते हो मेरे भाई। ठीक है, मैं लिमिटेड 50,000 बच्चों को ही पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे दिल्ली पुलिस के लिए, और इसमें से 8-10 हजार की नौकरी लगनी है कंफर्म। ठीक है, सिलेक्शन वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी फॉर्म भर के गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, बाहर में जाए वो बालक। दो मजदूर ए और बी मिलकर एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। साथ में मिलकर काम किया, 5 दिन बाद ए बीमार पड़ गया। अच्छा, बी बचे काम को अकेले करता है, तो काम कुल कितने दिन में पूरा हुआ? देखो, एलसीएम से भी कर सकते हो सवाल, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, दोनों ही मेथड ठीक है। चलो मैं आपको एलसीएम वाला बता देता हूं। मान लो बच्चों की दो मजदूर हैं ए और बी। ये दो मजदूर ए और बी मिलकर किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, सवाल में कहा गया ए अकेला उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ए अकेला 24 दिन में कर सकता है, तो 14 और 24 का एलसीएम क्या आएगा? 14 का मतलब 2 सत्ते 14 है, 24 का मतलब 2 गुणा 12, तो 2 तो आएगा ही आएगा। फिर 12 सत्ते 84, 84 दूनी 168, यानी कि 168 आपका एलसीएम आ गया बच्चों टोटल वर्क। तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या आएगी? 168 काम करते 14 दिन में, एक दिन में करेंगे 168 बटे 14 12। ए की क्या आएगी? ए 168 कुर्सी 24 दिन में बनाता है, एक दिन में कितना बनाएगा? 168 बटे 24 7।
समझ में आएगी बात? तो मैं ये कह सकता हूं कि ए की एफिशिएंसी 7 है और ए प्लस बी की 12 है, तो बी की एफिशिएंसी 5 आ गई। बी की एफिशिएंसी 5 है, मैंने ए और बी की एफिशिएंसी निकाल ली। ठीक है, अब देखो सवाल में बोला गया साथ में उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन 5 दिन बाद ए बीमार पड़ गया। बीमार आदमी से थोड़ा ना काम करवाएंगे, बी ने अकेले बचा काम किया है, तो दोनों ने साथ में 5 दिन तक काम किया। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते? 12। ए और बी मिलकर एक दिन में 12 कुर्सी बनाते हैं, तो ए और बी 5 दिन में कितना काम करेंगे? 60। ए और बी एक दिन में 12 कुर्सी बनाते, 5 दिन में कितना काम करेंगे? 60। तो 168 में से 60 काम हो जाएगा, तो बचा काम कितना? 108, है ना। 5 दिन बाद ए बीमार पड़ गया, 60 यूनिट काम हुआ, तो 108 यूनिट काम बचा। इस बचे काम को अकेला कौन करेगा? बी करेगा, लेकिन बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, बी की एफिशिएंसी 5 है, तो बी को 108 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? 5 एफिशिएंसी के साथ डिवाइड कर दो, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुणा, 216/10 यानी कि 21.6 दिन, 21.6 दिन आ जाएगा। तो बी बचे हुए काम को 21.6 दिन में करेगा। ये आंसर नहीं आया है, ऑप्शन में भी नहीं है, कि सवाल को अगर आप ढंग से पढ़ो तो पूछा जाएगा इन हाउ मेनी टोटल डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड। टोटल डेज पूछा है कि काम कुल मिला के कितने दिन में हुआ, तो भाई 5 दिन तो दोनों ने मिलकर साथ में काम किया, ए और बी ने। फिर ए बीमार हो गया, फिर बी ने बचा हुआ काम 21.6 दिन में किया है। बी ने बचा हुआ काम 21.6 दिन में किया है, तो जो टोटल काम हुआ है मेरे प्यारे भाई, टोटल वो 26.6 दिन में हुआ है। तो आंसर सवाल का डी ऑप्शन होगा। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया और मजा भी आया। सवाल नंबर हम करेंगे बच्चों 11, करिए। एक आदमी ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य 2275 पर 2 क्रमिक छूट देने के बाद 728 रुपए में बेचा। पहली छूट अंकित मूल्य का D% था, दूसरी छूट रुपए में पहली छूट की राशि के बराबर थी। टी का मान क्या है? बहुत बढ़िया, ये सवाल रेलवे का वायरल है मेरे प्यार भी, पिछले साल से ही लगातार आ रहा है। ठीक है, एसएससी भी इस पे जो है इंस्पायर होकर सवाल बना सकती है। ये सवाल में कोई दम नहीं है, पर फिर भी बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाएंगे पढ़ के, उनको लगेगा ये सक्सेसिव का सवाल है। ये सक्सेसिव का सवाल नहीं है, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला नहीं लगेगा, बिल्कुल अलग है। भाई मान लो एक आदमी ने एक वस्तु जो है खरीदी है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? एक आदमी ने एक वस्तु बेची है, चींटी कहां से आ गई, उसका अंकित मूल्य है 2275। एक आदमी ने एक वस्तु 2275 रुपए की का अंकित मूल्य है, कितने में बेची है? 2 डिस्काउंट देने के बाद 728 रुपए में बेची है। ठीक है ना, वस्तु का एमआरपी कितना है? 2275, 2 डिस्काउंट देने के बाद 728 रुपए में बेचा। तो आप यहां से वस्तु के मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालो प्यारे बच्चों। तो आप मुझे बताइए किससे कट रहा है ना? वस्तु के मार्क प्राइस और उसके सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लीजिए। ये कट किससे रहा है? 7 2 9 8 17, नहीं ये तो भैया 8 से कट रहेगा ना, 8 9 72, 8 1 8 91, यानी कि चला जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 13 से, ये 13 से कट जाएगा। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लो बच्चों आप। तो 13 एकम 13, उसके बाद 9 13 7 91 और 6 13 5 65, ये भी 13 से चला जाएगा, 13 5 65 और 7 13 6 78। फिर मेरे दोस्तों 7 से भी चला जाएगा, 7 से भी चला जाएगा 25 बार, और 7 से भी चला जाएगा मेरे प्यारे भाई ये 8 बार, यानी कि अल्टीमेटली ये रेशियो आ गया 25:8। तो हम ये कह सकते हैं दुकानदार ने 25 के एमआरपी का सामान 8 में बेच दिया। दुकानदार ने 25 यूनिट के एमआरपी का सामान 8 में बेच दिया, तो दुकानदार ने डिस्काउंट कितना दिया? 25 पे डिस्काउंट कितना दिया? अगर 25 का सामान 8 में बेचा तो डिस्काउंट दिया 17 का। 25 पे 17 का डिस्काउंट दोगे, 25 माने 17 8 होता है, यानी कि ये कितना डिस्काउंट हो गया? 1/25 4%, 17/25 आ गया जी 68%, यानी कि दुकानदार ने नेट जो डिस्काउंट दिया है वो 68% का दिया है।
यहां तक हर बच्चा कर लेगा, आप बोलोगे हाँ सर। लेकिन सवाल में ये पूछा नहीं है, सवाल में क्या बोला है कि दुकानदार ने 2 डिस्काउंट दिए। पहला जो डिस्काउंट है वो एमआरपी का अंकित मूल्य का D% है, और दूसरा डिस्काउंट रुपए में पहले ही डिस्काउंट के अमाउंट के बराबर है। यानी कि आप ये समझ रहे कि दुकानदार ने पहला डिस्काउंट दिया एमआरपी का D%, तो कुछ रुपए की छूट हो जाएगी। दूसरा डिस्काउंट उतने ही रुपए का है जितना पहला डिस्काउंट का अमाउंट है। यानी कि मान लो दुकानदार ने पहले 20 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो दोबारा 20 रुपए का ही डिस्काउंट दिया है, रुपए सेम है, अमाउंट सेम है। समझ में आई बात? अब मान लो अगर दुकानदार ने पहली बार एमआरपी पे 20 रुपए की छूट दी, तो सेकंड जो डिस्काउंट है उसका अमाउंट भी 20 रुपए है, यानी कि दुकानदार ने 20 और 20 टोटल 40 की छूट दी। क्लियर है? अगर दुकानदार ने पहली बार एमआरपी का D% डिस्काउंट दिया है, तो दूसरी बार भी एमआरपी का ही D% डिस्काउंट होगा। तो दुकानदार ने टोटल डिस्काउंट दिया है मार्क प्राइस का 2D%, तो टोटल जो डिस्काउंट आएगा वो 2D% की वैल्यू 68 है। तो यानी कि डी का मान कितना आएगा? 34। 68/2 34 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब बात आ गई समझ में? मजा तो आपको खूब आया होगा ये सवाल करके। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है आपके सामने 12। सवाल बोला है यदि किसी क्यूब का वॉल्यूम 13,824 मीटर क्यूब है, तो क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर में बताना है। देखो क्यूब, अगर किसी क्यूब की किसी घन की भुजाएं, घन मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो, अगर किसी क्यूब की साइड ए है तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा ए का क्यूब। ये कंसेप्ट होता है, वॉल्यूम कितना आ जाएगा? ए का क्यूब। ये 13,824 मीटर क्यूब दिया हुआ है, तो ऐसे क्यूब की साइड क्या आएगी? 13,824 का क्यूब रूट लेना पड़ेगा। 13,824 किसका क्यूब होता है? 24 का क्यूब होता है, याद होना चाहिए। तो क्यूब की साइड आ गई 24 मीटर। आपसे पूछा क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि केवल क्यूब की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है। लेटरल सरफेस का मतलब ना आपको छत का एरिया लेना ना फर्श का, केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेना है। और क्यूब का हर एक फेस स्क्वायर होता है, तो किसी भी क्यूब या घन का जो लेटरल सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला होता है 4a²। देखो सवाल ये बहुत आसान है, 1 सेकंड का ये, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब यहां पे साइड 24 है, 24 का स्क्वायर 576 आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, यानी कि 2304, क्योंकि 4 6 24 4 आ जाएगा ना। आगे चलेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 13 बनाओ बच्चों। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं ऐसे गणित के अंदर, देखो ये सारे कॉन्सेप्ट इस किताब में है, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग में। ठीक है भाई, तो अगर कोई बच्चा नहीं जानता मेंसुरेशन के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के, अलजेब्रा के फॉर्मूले नहीं जानता, तो वो इस किताब से, मान लो आपने ऊपर ऊपर से पढ़ भी रखा लेकिन आपके पास फॉर्मूले के नोट्स नहीं है, तो आप इस किताब को मंगा लो, यहां पे सब लिखा हुआ है। आप कलरफुल, इतनी बेहतरीन और ये कलरफुल किताब है, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के, और यहां से आप सारा कुछ जो है फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो बार बार। आ जाइए। Due to water crisis, 12% of initial population left the town and 25% of remaining population left the town for pursuing jobs. If presently 660 people inhabit the town, what the ratio of initial population to present population? बहुत बढ़िया, ये सवाल भी अभी आया है लेटेस्ट। आप इस सवाल को 100 मान के भी कर सकते हो क्योंकि डाटा इजी है, और रेशियो से भी कर सकते हो। मैं रेशियो बता देता हूं क्योंकि अगर डाटा मुश्किल हुआ तो 100 मान के नहीं होगा, ये सवाल जल्दी रेशियो से होगा, है ना। देखो आपसे सवाल में रेशियो ही पूछा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको रेशियो निकालना है। भाई एक शहर में पानी की किल्लत हो गई तो 12% लोग शहर छोड़ के चले गए। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 4%, 1/25, 12% 3/25, यानी कि अगर टोटल 25 लोग थे तो 25 में से 3 छोड़ के शहर चले गए, तो बचे कितने? 22 लोग। ये आ गया मल्टीप्लाई। फिर बचे लोगों में से, बचे लोग है ना, बचा मतलब बचे लोग, यानी कि ये सक्सेसिव हो गया। 12% लोग छोड़ गए, फिर बचे लोगों में से 25% लोगों ने नौकरी की तलाश में शहर छोड़ दिया। बताओ, शहर से छोड़ गए, नौकरी गांव में जा करेंगे। 25% लोगों ने शहर छोड़ दिया, 1/4 लोगों ने, 4 में से 1 छोड़ के चला गया, तो बचे कितने? 3।
सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहां रिमेनिंग शब्द आ रहा है। 2 से 22 चला जाएगा 11 बार, 2 से 4 चला जाएगा 2 बार, तो आ गया 33/50। ये आ गया, सीधी मल्टीप्लाई कर दीजिए। शहर की इनिशियल पॉपुलेशन अगर 50 है तो ऐसा करने के बाद शहर की पॉपुलेशन फाइनल हो जाएगी 33। तो प्रारंभिक जनसंख्या है ना, और प्रेजेंट पॉपुलेशन का रेशियो आएगा 50:33। डी ऑप्शन आंसर है। इससे हल्का कुछ हो सकता है? सवाल नंबर आपके सामने हो जाएगा बच्चे 14। करो। द प्रॉफिट मेड ऑन ए प्रोडक्ट इज 29%। एक प्रोडक्ट पे, एक सामान पे 29% लाभ होता है। व्हाट इज द लॉस परसेंटेज? लॉस परसेंटेज क्या होगा? और आंसर आपको 2 डेसिमल प्लेस तक बताना है। इनकर्ड ऑन द सेल इफ द फिगर्स ऑफ बोथ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इंटरचेंज्ड। बहुत बढ़िया। ठीक है, कल्पनाओं वाला सवाल है कि भाई किसी सामान पे बेचने पे आपको 29% का लाभ हो। 29% लाभ का मतलब, अगर सामान का क्रय मूल्य 100 है तो 100 के सामान पे 29 का लाभ हुआ। सामान बिका कितने में? 100 + 29, 129 में बिका। सवाल ये कह रहा है बताओ आपको कितना नुकसान होगा अगर सीपीएसपी को आपस में बदल दिया जाए। यानी कि अब क्रय मूल्य तो हो जाए अगर 129 और सामान का विक्रय मूल्य हो जाए 100 रुपए, यानी कि 129 का सामान अगर 100 रुपए में बेचा जाए तो कितना लॉस होगा? 29 का लॉस होगा मेरे भाई। कितने पर? 129 पर। ठीक है, परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ये आ जाएगा बच्चे। तो 129 दूनी 258। 258 के बाद कितना बच जाएगा? नहीं कि 2 तो आएगा ही आएगा, ये आंसर नहीं है, इन दोनों में से आंसर होगा। 129 दूनी 258, 258 के बाद आपका बच जाएगा 32, 320 है ना, ये ना 320। तो फिर से 129 दूनी 258 ही जाएगा, तो 22 पॉइंट समथिंग आएगा। सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, 22.48% का लॉस होगा। ठीक है, चलिए हंसते मुस्कुराते इस सेट के आखिरी सवाल की तरफ हम चलेंगे। ये बताइए, सवाल नंबर आपके सामने 15। 1000 मीटर की एक सर्कुलर रेस में रवि और सुमित एक ही पॉइंट से एक ही समय पर 9 और 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं। When will they meet again for the first time? वो पहली बार कब मिलेंगे? ठीक है जी। इफ दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो सर्कुलर ट्रैक वाला सवाल है मेरे भाई। सर्कुलर ट्रैक वाला कुछ भी नहीं है। मान लो कि एक सर्कुलर रेस का मैदान है, यहां से 2 लोगों ने दौड़ना शुरू किया। ठीक है जी, रवि और सुमित ने। रवि और सुमित ने 2 लोगों ने दौड़ना शुरू किया, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो पहली बार ट्रैक पर कब मिलेंगे? सेम डायरेक्शन में। तो भैया इसके लिए सीधा कॉन्सेप्ट है टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। यहां सर्कुलर ट्रैक की जो लंबाई है वो 1000 मीटर की है, 1000 मीटर। आंसर सेकंड में निकालना है। रिलेटिव स्पीड, अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड S1 - S2 है ना। रवि की स्पीड 9 है, सुमित की 27 है, तो रिलेटिव स्पीड S1 - S2 कितना आ जाएगा? 9 और 27 का डिफरेंस 18। 18 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे। तो अब सीधा आंसर सेकंड में आएगा, क्योंकि आपने डिस्टेंस मीटर में लिख दी, स्पीड मीटर पर सेकंड। 18 से 18 कट गया, 1000/5 आ गया 200 सेकंड। तो 200 सेकंड के बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता कोई। ठीक है बच्चों, इसी के साथ एक प्यारा सा मॉक टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, कैसा लगा मेरे भाई? मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको, वैसे तो मैंने 10 प्रैक्टिस सेट का बोला है, पर आप बढ़िया रिस्पॉन्स कर रहे हो, कमेंट भी आप अच्छे करते हो और मज़ा भी आता है मुझे पढ़ाने में। एग्जाम तक आपको कराता रहूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, और बहुत सवाल मैं आपको करा दूंगा। देखो हम यहाँ पे शॉर्ट्स वाली सीरीज भी चला रहे हैं अपने चैनल पे। ठीक है बच्चे, ये देखो भौकाली सीरीज, और उसके बाद मैं आपको मॉक टेस्ट भी करा रहा हूं डेली के डेली। ठीक है, और देखो हमारे टेस्टिंग की एप्लीकेशन पर दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस का जो है वो बैच भी है ना। बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे 49 में, जिसमें केवल आपको मॉक टेस्ट ना डेली टारगेट बेस्ड आपको प्रैक्टिस करने मॉक टेस्ट फॉर्मेट में, ये लगा सकते हैं आप। तो कल मुलाकात करेंगे मेरे प्यारे भाई। और देखो ये सवाल मैं अपनी तरफ से नहीं क्रिएट कर रहा,
मैं प्रीवियस ईयर के ही दिल्ली पुलिस के, सीपीओ के, है ना, आईबी के, एसएससी के, रेलवे के लेटेस्ट सवालों को डाल रहा हूं और आपको ओवरऑल ओवरव्यू दे रहा हूं आपके एग्जाम के लेवल का। कल मिलते हैं इसी टाइम। धन्यवाद, बाय। कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने सवाल सही किया आज के टेस्ट में।